वेलकम बैक। कहानी कुर्सी की में अब बात होने जा रही है दिल्ली के दंगल की। जी हाँ, दिल्ली चुनाव के मद्देनजर वैसे तो लगातार अरविंद केजरीवाल अलग अलग मौकों पर कभी महिलाओं के लिए, कभी बुजुर्गों के लिए, कभी युवाओं के लिए, छात्रों के लिए अलग अलग योजनाओं का ऐलान तो कर ही रहे थे, लेकिन आज उन्होंने अपना इन टोटलिटी पूरा मैनिफेस्टो जारी किया और आम आदमी पार्टी की गारंटीज का जिक्र किया। मंच पर वो मौजूद थे, दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी थी, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, सभी लोग मंच पर नजर आ रहे थे। लेकिन बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है किन मुद्दों को लेकर। वो शीश महल का मुद्दा है, वो यमुना की गंदगी का मुद्दा है। ये तमाम चर्चा अब इस हिस्से में कहानी कुर्सी की में। लेकिन सबसे पहले आप सुने आज किन किन गारंटीज का ऐलान किया अरविंद केजरीवाल ने। 2020 में मैंने कहा था हर घर में 24 घंटे पानी का इंतजाम करेंगे और साफ पानी का इंतजाम करेंगे। हमने कहा था यमुना साफ करेंगे। हमने कहा था दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाएंगे, इतनी साफ सुथरी और शानदार सड़कें बनाएंगे कि कोई भी आए तो देखे भाई हाँ दिल्ली देश की राजधानी है, अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। ये 3 गारंटी मैंने 2020 में दी थी। आज मैं सबके सामने कबूल कर रहा हूं कि ये 3 काम हम नहीं कर पाए पिछले 5 साल में। हमारी फरवरी 2020 में सरकार बनी, मार्च में कोरोना हो गया, 2.5 साल कोरोना चला। उसके बाद इन्होंने फर्जी जेल का खेल खेला हमारे साथ। कभी सतिंदर जैन जेल में, कभी मनीष सिसोदिया जेल में, कभी संजय सिंह जेल में। मेरी सारी टीम बिखर गई। अब हम सारे जेल से बाहर आ गए, अपने पचड़ों से निपट लिए। अब ये तीनों चीजें हर दिल्ली वाले का भी सपना है और ये मेरा भी सपना है। केजरीवाल की गारंटी का मतलब है पक्की बात, उसमें कच्ची बात कुछ नहीं होती है। जैसे ये लोग कभी कहते हैं संकल्प पत्र, कभी कुछ, सबको पता है वो फर्जी होते हैं। जब पहले चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि मैं 15-15 लाख दूंगा, उसके 1-1.5 साल बाद एक इंटरव्यू में अमित शाह जी से पूछा गया कि भाई प्रधानमंत्री जी ने 15-15 लाख देने का वादा किया था, तो अमित शाह जी ने कहा भाई वो तो चुनावी जुमला था। तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये दूसरी पार्टियां जो हैं, ये चुनाव में जो भी घोषणाएं करती हैं वो चुनावी जुमले होते हैं, वो अलग अलग नाम से करती हैं। आपने अरविंद केजरीवाल को सुना, उन्होंने कहा कि ये हमारा 15 गारंटियों का जो मैनिफेस्टो है हम इसे पूरा करेंगे और बाकी जो मैनिफेस्टो रिलीज करते हैं वो तो जुमला होता है, वो संकल्प पत्र नहीं होता है, वो कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन हम पूरा करेंगे। अभी तक 10 गारंटी थी विजय जी, अब ये 15 गारंटीज हो चुकी है। लेकिन अगर सभी मैनिफेस्टोस को, क्योंकि अभी हमने हाल ही में कॉन्क्लेव किया, मैंने सभी के मैनिफेस्टो पढ़े, मैनिफेस्टो तो एक ही जैसे लग रहे थे तीनों पार्टियों के। कोई 2500 दे रहा है, कोई 2100 दे रहा है महिलाओं को। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आपने लिखा फ्री रेवड़ी मॉडल। अब रेवड़ी खत्म हो गई ना, अब सब लोगों ने कहा कि ये गारंटी है, अब रेवड़ी की बात कोई नहीं कर रहा क्योंकि सब वही बांट रहे हैं। तब वो रेवड़ी खत्म हो गई, कोई उससे जन कल्याण योजना कह रहा है, कोई गारंटी कह रहा है। और गारंटी में कंपटीशन है, कांग्रेस ने 5 गारंटी दी है, केजरीवाल साहब ने पहले 10 थी, अब 15 कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने भी 3 बार में अलग अलग तरह की गारंटी दे दी है। महत्वपूर्ण क्या है कि केजरीवाल साहब की एक तरफ से तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने कहा कि भाई मैं ये 3 काम नहीं कर पाया, स्वच्छ पानी देने का, 24 घंटे पानी देने का और यमुना को साफ करने का। आप उसको अच्छी बात भी कह सकते हैं, लेकिन जब आप ऐसा कहते हैं और 10 साल में आप वो काम नहीं कर पाए तो फिर गारंटी पर शक भी तो होता है। फिर तो अभी 2025 के चुनाव हो रहे हैं, 2030 में आप कह सकते हैं भाई ये 15 गारंटी मैंने दी थी, इसमें से ये 10 गारंटी मैं नहीं कर पाया। यमुना के लिए जब उनसे सवाल भी पूछा गया सुमीर जी, तो उन्होंने ये कहा था कि अभी थे 1-1.5 साल में, क्योंकि ये जो ईडी का शिकंजा था, जेल की यात्रा थी, इसलिए काम नहीं हो पाया। भाई उसके पहले भी तो 8 साल थे। अगर 2 साल से परेशानियों को हम चलिए छोड़ भी थे, माना कि परेशानियां थी, लेकिन बीते 8 साल में क्या कर लिया? सरकार तो थी, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, आज अरविंद केजरीवाल ने 15 गारंटियां दी है और वोटिंग के 8 दिन पहले उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया। ये आम आदमी पार्टी का डर बता रहा है। अगर आप 2015 और 2020 का अगर आप घोषणा पत्र देखेंगे
तो कम से कम 20 से 22 दिन पहले उनका घोषणा पत्र सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने जारी कर दिया था। दूसरी बात वो कहते हैं कि मैं 3 कमिटमेंट पूरे नहीं कर पाया। सड़कों की कमिटमेंट है, हर घर जल पहुंचाने की कमिटमेंट है और यमुना सफाई का कमिटमेंट है। उसका कारण उन्होंने बताया कि भाई सत्येंद्र जेल में चले गए, संजय सिंह जेल में चले जाते हैं, मनीष सिसोदिया चले जाते हैं। संजय सिंह का जेल में जाने का, यमुना सफाई का और सड़कों का क्या लेना देना? सत्येंद्र जेल में चले जाते हैं, उसका यमुना सफाई का और सड़कों का सफाई से क्या लेना देना? मनीष सिसोदिया चले जाते हैं, उसका सड़कों की बनाने का, यमुना सफाई का और हर घर जल पहुंचाने का क्या तकलीफ है? इन्होंने तो इस्तीफा दे दिया था ना, इनके पास तो विभाग भी नहीं थे, और विभाग थे भी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आप तो मुख्यमंत्री थे ना, बताओ आप बताना चाहते हो कि मैं मुख्यमंत्री रहा और मुझे जेल में भेजा तो मैंने जनता के काम नहीं किया लेकिन मैं मुख्यमंत्री बना रहा। होना क्या चाहता कि आपको जेल भेजा, आप इस्तीफा देते जाने के पहले और मुख्यमंत्री से कहते हैं कि ये जो 3 घोषणाएं मैंने पूरी नहीं की है, जनता के इसमें काम नहीं हुआ है, आपको ये काम करके दिखाना है और जब मैं जेल से बाहर आऊं तो मैं जनता को बता सकूं मैंने ये काम किया है। मतलब आप बता रहे हो कि आपको सत्ता का इतना मोह है कि आप मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ोगे, लेकिन जनता को पानी ना मिले मैं मुख्यमंत्री बना रहूंगा, यमुना साफ ना हो मैं मुख्यमंत्री बना रहूंगा, सड़कें ना बने मैं मुख्यमंत्री बना रहूंगा। समीर जी, उसके यही जोड़ दूं मैं, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इन तीनों क्षेत्र में आपने थोड़ा भी काम किया होता तो आप कह के आते कि आज इतनी सड़कें मैंने बना दी है, आप द्वारका चले जाइए, आप यहाँ की सड़कें देख लीजिए। यमुना में थोड़ी सफाई की होती तो आप कहते हैं कि मैंने इतना काम कर दिया है। पेयजल को लेके कहते थे आप इतने घरों में मैंने स्वच्छ पानी भिजवा दिया है, इतना काम रह गया बाकी मैं करूंगा। तो जनता इस बात को मानती कि चलो इन्होंने कुछ क्षेत्र में नहीं। देखिए, जहां तक मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफे की बात है, अभी हमारे सहयोगी और इस कार्यक्रम के होस्ट सौरभ ने भी पूछा था केजरीवाल जी से कि आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा ये तो मैं केंद्र को एक मैसेज देना चाह रहा था और ये मैसेज ये था कि आपका जिसका मन करेगा और जब मन करेगा आप मुख्यमंत्री को जेल में डाल देंगे और उनका इस्तीफा ले लेंगे, ये तो मैं नहीं होने दूंगा। तो भाई मनीष सिसोदिया का इस्तीफा क्यों स्वीकार किया? उसका भी नहीं करते ना, ये कह के मनीष सिसोदिया तो आप ही के पार्टी के थे, उनका आप तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, सत्येंद्र जैन का तुरंत स्वीकार कर लेते हैं और खुद इस्तीफा नहीं देते हैं। अगर आप ये प्रिंसिपल मतलब आप ये कहना चाह रहे केजरीवाल और मनीष सिसोदिया में कोई फर्क नहीं है? नहीं, केजरीवाल ने मौका फर्क है ना सर, केजरीवाल को मौका मिला ना कि मनीष सिसोदिया से विड्रॉ कर लो, उसका इस्तीफा स्वीकार कर लिया और जब खुद पर आई तो आपने इस्तीफा दिया नहीं। फर्क है, वही तो मैं कह रही हूं। एक लाइन मुझे याद आई कि जब पहली सरकार बनी थी तो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल साहब ने दिल्ली के हर विधानसभा क्षेत्र से अपना घोषणा पत्र मंगवाया था कि आपको क्या जरूरत है। वो हर बात में जनता की राय, जनता इवन इस्तीफा देना था तब भी पूछा था, फिर इस्तीफा वापस बनना था तब भी, और घोषणा पत्र भी उन्होंने विधानसभाओं में जनता से पूछकर किया था। आजकल नहीं पूछ रहे क्या? लगता तो नहीं है। मैंने पूछा था लोकसभा चुनाव में, जेल से बाहर आए थे, पूछा था कि अगर आप चाहते हो कि मैं जेल वापस ना जाऊं तो आप दिल्ली के 7 सीटें जिता देना, अगर आप दे दोगे तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। तो जनता ने तो उस पर मोहर लगा दी थी कि आप जेल जाइए, हम आपको 7 हरा रहे हैं। ठीक है, अब 5 तारीख को जनता फिर एक नया वर्डिक्ट देगी, देखते हैं इस बार के वर्डिक्ट में क्या निकलता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि घोषणा पत्र में कोई फर्क नहीं है, वो चाहे आप रेवड़ी कह लीजिए, चाहे गारंटी कह लीजिए, चाहे संकल्प कह लीजिए, वो सब एक सी बातें कर रहे हैं, सब कॉपी डुप्लीकेट सी चल रही है, नियत में फर्क है जी। उस पर चर्चा करेंगे। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने आरोपों की झड़ी लगाई, और आरोप जो सबसे पहला लग रहा है आम आदमी पार्टी पर और बीजेपी को लग रहा है कि वो उनका सबसे बड़ा हथियार है, वो शीश महल है। इस बार जब संबित पात्रा सामने आए तो उन्होंने क्या कहा, वो भी सुन लेते हैं। बहुत ही रेस्पॉन्सिबल तरीके से जितने लोग हम मंच पे बैठे हैं, हम सब पार्टी के पदाधिकारी हैं, बहुत सोच समझ कर ये हम बता रहे हैं कि ऐसी खबर है कि शायद अरविंद केजरीवाल जी कुछ दिनों के अंदर अपने ऊपर एक हमला करवाएंगे। उनका वो टेक्निक होता है ना, वो हमला कराएंगे, फिर रोना धरना होगा, सिंपैथी बटोरने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी वालों ने किसी ने कराया है। तो अरविंद केजरीवाल जी, ये अगर ड्रामा कराने वाले हैं तो कृपया करके ये ड्रामा मत करवाइए, आप हमला वमला मत करवाइए। आपने जो हमला दलितों के ऊपर किया है उसके लिए आप जाके दलितों से माफी मांगिए, दलितों से माफी मांगिए जाके, संबित पात्रा कह रहे हैं। हर्षवर्धन जी, दिल्ली का दंगल है। नहीं, देखिए, नेता लोग हैं, संबित पात्रा जी अच्छे प्रवक्ता रहे हैं, अब तो सांसद भी हैं, तो वो कहें दलितों से माफी मांगे, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि इस पार्टी का आधार ही समाप्त हो चुका है। ये आम आदमी पार्टी कह के ये पार्टी बनी थी, झाड़ू चुनाव चिन्ह लिया था कि हर आम आदमी के हाथ में झाड़ू होता है, रोज सबको घर साफ करना होता है, और उस झाड़ू वाली पार्टी में इतना कूड़े का पहाड़, इतनी गंदगी, और आप लोग जो कह रहे थे कि डुप्लीकेसी है, मैं इससे सहमत नहीं हूं।
ठीक है, आपको दबाव में दिख रहा होगा कि भाजपा के घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में भी, कांग्रेस के में भी कुछ न कुछ दिख रहा है कि अच्छा इनसे कम ज्यादा देना है, लेकिन वो जो कह रहे हैं वो कर देते हैं। अरविंद जी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वो जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। जिन 3 बातों को वो कह रहे हैं, विजय जी ने कहा कि ये भी मान सकते हैं कि भाई वो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन सोचिए अगली लाइन जो उन्होंने कही उसको विस्तार देता हूं मैं। ऐसे कह रहे हैं जैसे 20 में बोला, 21 में बोला, 22 में बोला, 23 में बोला, 24 में बोला। एमसीडी चुनाव के समय कूड़े के पहाड़ पर खड़े होकर कहा कि यमुना की गंदगी की बात अब मत करो। ऐसी राजनीतिक बेईमानी भारतीय राजनीति के इतिहास में किसी ने नहीं की। और अरविंद केजरीवाल का मैं कल का भाषण सुन रहा था, मुझे तो लग रहा था कि मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री यानी नई दिल्ली और कालका जी फंसी है। अब मुझे भरोसा हो गया है, जो समीर जी भी कह चुके हैं कि जंगपुरा की जंग मनीष सिसोदिया हार रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां अरविंद केजरीवाल जाके भाषण करते हैं कि मैं उप मुख्यमंत्री बनाने जा रहा हूं, ये मेरा सेनापति है, छोटा भाई है, आपके फोन पर काम होंगे। तो दिल्ली की दूसरी विधानसभा के लोगों के फोन पर काम नहीं होंगे। ये तो आम आदमी वाले थे, तो कहते थे हर आदमी को बराबर अधिकार है। ये तो कहते थे कि वीडियो बना लो, जैसे अरविंद केजरीवाल तुम अपने आप को मानो, अपने आप को राज्य का मुख्यमंत्री बना लो, तो चलो सुविधा और वो सब खत्म करेंगे। लेकिन जब ये करें, इसका मतलब 3 सीट और दिल्ली वो खतरे में है, आम आदमी पार्टी के हाथ से जाती दिख रही है। नहीं, ये बात तो आम आदमी पार्टी के नेता भी सामने ना सही पीठ पीछे तो कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी पहले 2 के मुकाबले इस बार ज्यादा अच्छा चुनाव लड़ रही है। लेकिन बात अब एक और खबर की हो जानी चाहिए। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने आज एक नया इतिहास लिखा है। आज से उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब से थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका औपचारिक ऐलान कर दिया है। सीएम धामी ने यूसीसी का वेब पोर्टल भी लॉन्च किया और खास बात यह है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने के लिए उत्तराखंड ही जा रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री के दौरे से एक दिन पहले ही यूसीसी लागू कर दिया है। यूं कहें कि शायद प्रधानमंत्री के लिए एक तोहफा भी है कि एक जो सबसे टेढ़ी खीर कही जा रही थी उत्तराखंड में, वो हो चुका है। और उत्तराखंड में यूसीसी सिर्फ झांकी है, अभी ऑल इंडिया यूनिफॉर्म सिविल कोड आना बाकी है। उत्तराखंड राज्य के समस्त नागरिकों के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं और इसी क्षण से सभी धर्म की महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो गए हैं। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं पुनः स्पष्ट करना चाहूंगा कि समान नागरिक संहिता किसी भी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं है। बार बार ये बात आती है कि जो है ये किसी को टारगेट किया जा रहा है। ये किसी को टारगेट करने जैसी कोई बात नहीं है कि विश्व के प्रमुख मुस्लिम देशों में सहित दुनिया के सभी सभ्य देशों में पहले से ही समान नागरिक संहिता लागू है। तो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। विजय जी, प्रधानमंत्री के दौरे से जस्ट एक दिन पहले लागू तो होना ही था, हो गया। हाँ, सरकार ने पहले शुरुआत भी की। उत्तराखंड सरकार ने चुनावों से पहले शुरुआत की थी, फिर उसको बिल को भी पास करवा दिया और अब तो रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम हो गए, तो अब उसको औपचारिक तौर पे लागू हो गया है। ये अच्छी बात है सरकार का कि उत्तराखंड में उसको यूसीसी को लागू किया। यदि संविधान सभा की आप बहस देखें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो उसमें नीति निर्देशक तत्वों में यूसीसी को शामिल किया गया। उस समय भी चर्चा हुई थी और उन्होंने कहा था कि माहौल नहीं है। और जो नीति निर्देशक तत्वों में क्यों शामिल किया गया कि इसका मतलब कि राज्य सरकारें या सरकार जब चाहे, जब माहौल ठीक लगे तो वो करे। तो बेहतर है कि उत्तर प्रदेश के बजाय उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने इसको लागू किया। वो एक छोटा राज्य है, मोटे तौर पर हिंदू राज्य है। उसका क्या रिएक्शन होता है, कितना नाराजगी होती है, कितनी खुशी होती है और उसके एग्जीक्यूशन में कितनी मुश्किल आती है, उसको धीरे धीरे किया जाएगा। और जो अमित शाह साहब को मैंने सुन रहा था पहले, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरे राज्यों में सरकारें हैं वहां पर भी वो कुछ राज्यों में उसको सेलेक्ट करके अलग अलग राज्यों में लागू करेगी। और फिर कब माहौल बनेगा तो और एक छोटे राज्य को आप एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कहां परेशानियां आती हैं। सामाजिक बदलाव जो है ना, देखिए हम लोग कुछ भी कह लें, सामाजिक बदलाव करना बहुत मुश्किल काम होता है। उसका विरोध भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसलिए उसको ये देखना कि वो बिल्कुल खिलाफ है, उसे देशद्रोही मानना या कुछ करना, ऐसा नहीं है। सामाजिक बदलाव, वैसे ही बदलाव जिंदगी में है ना, हमें विरोध का
वो बताते हैं नतीजा बिल्कुल, बिल्कुल। कि विरोध होता है। इसलिए सामाजिक बदलाव के लिए सरकार यदि ये कर रही है, मैं समझता हूँ एक बेहतर कदम है कि उससे देखा जाए, उससे कुछ सीखा जाए। मान लीजिए उसमें कोई बदलाव की जरूरत है। एक आगे बड़ी की बात कुछ जो राज्यों मैं में क्या है? इसमें देख रही हूँ सर हर्षवर्धन जी, लिव इन रिलेशनशिप में भी अगर कोई है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन है। तलाक का भी नियम एक सब लोगों पर, शादी का नियम एक सब लोगों पर। मुझे लगता है इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। और जैसे अभी मुझे भी एक बार जब किसी ने कहा तो एक क्षण को लगा कि बात तो सही, भाई लिव इन में कोई रह रहा है तो उसकी प्राइवेसी आप उसमें इंटरफेयर कर रहे हो, सरकार के तौर पर ठीक नहीं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है, समाज में ढेर सारे ऐसे मामले आते हैं जहां कोई लड़की 5 साल 10 साल 2 साल 3 साल बाद आती है और कहती है शादी का झांसा देकर मेरा शारीरिक शोषण हो गया। फिर उससे समाज में जिस तरह की विकृति होती है, जिस तरह का विवाद होता है, पुरुष स्त्री का एक द्वेष तैयार किया जाता है जो पहले ही फेमिनिज्म के नाम पर हो रहा। तो ये अच्छा है ना, आप विवाह की संस्था को नहीं मानते हैं या कहे कि आप टेस्ट करना चाह रहे हैं तो ठीक है, पंजीकरण करा लीजिए, पंजीकरण भर तो होना है। वैसे ही आप परिवार समाज के तो अपने आप को दूसरी तरह से देखते हैं, तो पंजीकरण हो जाए, कोई कानूनी विवाद की स्थिति ना आ जाए तो ये तो अच्छी स्थिति में मानता हूं। और कानून तो सबके लिए बराबर होना ही चाहिए, ये एक अच्छी शुरुआत है, सबको स्वीकार करना चाहिए। और बी इट एनी जेंडर भी ये होना चाहिए, बी इट एनी रिलीजन होना चाहिए। अभी जो आपने बात कही कि जो शोषण है ये जरूरी नहीं मानसिक तौर पर शोषण या शारीरिक शोषण केवल महिला का हो रहा है, वो पुरुष का भी हो सकता है। इसलिए इस तरीके से एक कॉमन कोड लेकर आना, एक कॉमन कंडक्ट सबके लिए बराबर रखना, ये बहुत अच्छा फैसला है। आपकी क्या राय है? निश्चित रूप से उत्तराखंड के सीएम ने जिस बात किया और आज भावुक हो गए इस बात की घोषणा करते हुए कि मतलब मेरी बहुत समय से ये इच्छा थी होना चाहिए और आज हुआ है। और आज उन्होंने घोषणा की कि 27 जनवरी समान नागरिक दिवस उत्तराखंड इसको मनाएगा। और कल तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड जा रहे हैं, उसके पहले उन्होंने इस बात की घोषणा की है। मुझे लग रहा है छोटे राज्य में हिंदू बहुल राज्य में हुआ है, थोड़ा सा पॉलिटिकल इसका रिपरकशन बताएं, वो किस तरीके से दिखाई देगा? नहीं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इसके राजनीतिक नफा नुकसान में नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में हमेशा यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा है। और अमित शाह जी तो लोकसभा में बोल चुके हैं कि जो उत्तराखंड में लागू होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें उसका अध्ययन करेंगी और उससे अपने आप लागू किया जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये पहला स्टेप था कि जो उत्तराखंड में लागू हुआ है और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में लागू होगा। तो अब भारतीय जनता पार्टी की बाकी की राज्य सरकारें इसका अध्ययन करेगी और अपने राज्य के हिसाब से लागू करेगी। और यह तय है, मुझे लग रहा है कि अगले लोकसभा चुनाव के पहले ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी की जो शासित राज्य है वहां इसको लेकर तैयारी शुरू होगी। और हो सकता है कि 1-2 राज्यों के अंदर तो इसे घोषणा भी कर दे चुनाव के पहले कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आ रहे हैं। हालांकि छोटा राज्य था, फिर भी इसको 2 साल से ज्यादा का समय लगा। मैं इसे इस तरीके से समाप्त कर लेती हूँ कि ये अभी एक ट्रेलर है, बिल्कुल, और अभी पूरी पिक्चर बाकी है। तो पूरी पिक्चर के लिए थोड़ा सा अदालत में टेस्ट होना बाकी है इसका, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी जो दूसरे पार्टीज है या और लोग हैं वो इसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे और वहां पर इसका टेस्टिंग होना बाकी है। इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी ने ये समझदारी दिखाई होगी कि एक बार सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर भी टेस्टिंग हो जाए कि वहां पर क्या रुख रहता है। मुझे नहीं लग रहा कि ये लागू हो गया वो तो ठीक है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट पे इसका टेस्ट होना बाकी है। एक रैप गाना में सुन रही थी, बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, अभी पिक्चर बची है, सिर्फ प्रोमो देख। तो ये वो प्रोमो है यूसीसी का, तो जरा पिक्चर हम देखेंगे।